नमस्कार दोस्तों, ई शिक्षालय के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ये है कि आप कैसे अपने प्रथम प्रयास में ही 600 में से 500 से अधिक अंक ला सकते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप जब आसपास देखिएगा तो बहुत ऐसे स्टूडेंट आपको मिलेंगे जिनका ये 4th और 5th अटैम्प्ट होगा और वो बार बार अटैम्प्ट देते रहते हैं बट उनका किसी न किसी वजह से एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता, या फिर वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं बिल्कुल कॉर्नर तक और वहाँ से आगे वो बढ़ नहीं पाते। और आप फिर ऐसे भी स्टूडेंट से मिलेंगे जो आपको प्रथम प्रयास में या फिर द्वितीय प्रयास में ही एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, ये अंतर कहाँ आ रहा है? कोई 4 साल में भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पा रहा है और कोई अपने फर्स्ट या सेकेंड अटैम्प्ट में ही क्लियर कर पा रहा है। इसका रीज़न बहुत ही ईजी है। आपको अगर सही रास्ता, सही डायरेक्शन अगर शुरुआत में ही मिल जाए तो आप तुरंत अपनी मंजिल को पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको वही रास्ता अगर कोई सही से ना बताए तो आप लगातार प्रयास करते रहिएगा और आपको मंजिल तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो यही सब सोचते हुए हमारी टीम ने ये वीडियो तैयार किया हुआ है और मैं इस वीडियो को लेके आपके सामने आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम आलोक रंजन झा है। मैंने बीटेक किया हुआ है IPU यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से और मेरा बैच जो था 2014 से 18 तक का था और मेरा स्ट्रीम जो था वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग था। और मैं हाल फिलहाल अभी LIC असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ और मेरा SSC CGL 2018 का स्कोर जो था वो 501 था आउट ऑफ 600 और इसका रिजल्ट जो है फाइनल वो आपको 8 मई को आने वाला है, जिसका मैं क्या सिर्फ बहुत सारे एस्पिरेंट इसका वेट कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा सा डिले हो जाएगा। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था और ये कुछ एग्ज़ाम से जो मैंने क्लियर किए हैं। मुझे लगा कि अगर मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है तो शायद आप मेरी बातों को ज़्यादा गंभीरता से लें। तो ये पहला जो एग्ज़ाम जो मैंने क्लियर किया था, मैंने 2018 के फर्स्ट में मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया था और ये 5 या 6 महीने मैंने तैयारी की थी अच्छे से। उसके बाद मैंने CGL का पेपर दिया था, तो उसमें मेरा Tier 1 में 169 नंबर थे और Tier 2 में आपके 332 नंबर थे और टोटल मेरे 501 नंबर बने थे। इसके बाद मैंने CHSL 2 बारी मैंने प्री निकाला है, एक 2018 का जिसमें कि 151 नंबर थे और मैं मेंस देने नहीं गया क्योंकि उसमें मुझे लगा कि अभी जॉब करने का सही समय नहीं है। सिली रीजन है, लेकिन यही वजह था उस समय। और फिर 2019 का मैंने पेपर दिया, उसमें मेरे 161 नंबर आए और मेंस में अनफॉर्चुनेटली UFM लग गया और उसके वजह से मुझे 0 नंबर दिए गए, रिजेक्ट हो गया मेरा पेपर Tier 2 का। उसके बाद मैंने RRJ के प्री में 79 नंबर लेके आया हूँ। उसके बाद IBPS PO का मैंने प्री क्लियर किया, मेंस मेरा 0.25 नंबर से रह गया। लेकिन मैंने कभी बैंकिंग की तैयारी की नहीं थी तो मुझे इस बात का ज़्यादा अफसोस है नहीं। और फिर LIC असिस्टेंट में मैं अभी काम कर रहा हूँ प्रेजेंटली। तो ये तो हो गया जो एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो गया। अब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले आपको उसका पैटर्न पता होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आज मैं यहाँ पे CGL की तैयारी की बात कर रहा हूँ तो पहले चलते हैं उसका पैटर्न देख लेते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो पहला जो है आपका पेपर, उसमें 3 टीयर्स में इसका पेपर होता है, जिसको आप लोग लोकल लैंग्वेज हम लोग प्री, मेंस और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी कहते हैं। तो पहला टीयर जो होता है, जो कि प्री भी कहते हैं, वो टोटल 200 नंबर का होता है। इसमें आपका इंग्लिश, GS, मैथ्स और रीजनिंग 4 सेक्शन का आपका पेपर होता है। आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है और हर सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन होते हैं। देखिए 100 क्वेश्चन होते हैं, आपको 60 मिनट में करने होते हैं और ओवरऑल इनका मार्क्स जो है वो आपको 200 का होता है। जब आपका CGL का Tier 1 हो जाएगा उसके बाद आपका उसका कट ऑफ नंबर आएगा, कट ऑफ मार्क्स आएगा और अगर आप कट ऑफ मार्क्स को क्लियर कर लेंगे तो आप Tier 2 में बैठ पाएंगे। इसका Tier 2 में जब आप बैठिएगा तो Tier 2 में आपका टोटल मार्क्स 400 होता है। उसमें आपका 200 नंबर का मैथ्स होता है और 200 नंबर का इंग्लिश। दोनों पेपर आपका 2-2 घंटे का होता है। मैथ्स में आपका 100 क्वेश्चन और इंग्लिश में आपके 200 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद आपका आता है फाइनल Tier 3 और Tier 3 आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है और इसमें आपका 50 नंबर का ऐसे और 50 नंबर का लेटर लिखना होता है। आपको 1 घंटे का टाइम इसमें दिया जाता है। तो ये तो था आपका पूरा पैटर्न। तो दोस्तों, जब आपने पैटर्न के बारे में पूरा जान लिया है तो हम डिस्कशन करेंगे कि सेक्शन वाइज आपको क्या क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए या फिर मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी जिस तरह से मैंने प्रिपरेशन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हर एक सेक्शन वाइज। तो पहले मैं आपको बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की बात करूँगा पहले। इंग्लिश की बात इसीलिए क्योंकि आउट ऑफ 700 इंग्लिश का वेटेज जो है वो 350 नंबर का होता है और ये 50% हो गया आपका मार्क्स, एक तरह से कह सकते हैं। तो Tier 1 में आपका 50 मार्क्स का आता है, Tier 2 में 200 नंबर का इंग्लिश रहता है और Tier 3 जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है उसमें भी आपको मान के चलिए कि एसे एंड लेटर है, तो वो आपका इंग्लिश का ही पार्ट है।
तो ओवरऑल ये आपके 350 नंबर बन जाते हैं 700 में से। अब जब हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की, तो देखिए पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है। तो 2018 से पहले का जो था उसमें क्या था कि कभी कभार एसएससी पेपर टफ बना देती थी और कभी कभार एसएससी पेपर ईजी बना देती थी। लेकिन जब से टीसीएस ने कंडक्ट करवाना स्टार्ट किया पेपर, तो आपको हर सेट जो है उसके बाद 2018 के बाद आप कोई सा भी सेट उठाइए तो इन्होंने पेपर को ईजी टू मॉडरेट कर दिया है। यानी कि टफ क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया है, या तो आपको ईजी होगा या फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ा के मॉडरेट पूछ देंगे। तो आपको तैयारी उसी तरह से करनी है। इंग्लिश काफ़ी स्कोरिंग हो गया है और मैथ्स का सेक्शन थोड़ा सा उन्होंने कैलकुलेटिव कर दिया है, तो इसकी वजह से क्या हो जा रहा है कि आपको इंग्लिश में स्कोर करना कंपलसरी बन जा रहा है। तो ये मेरा स्कोर है, आप देखिए मेरे प्री में 42.5 नंबर थे और मेंस मेरे 180 नंबर आए। तो 250 में से मेरे 222.5 नंबर इधर से सिर्फ इंग्लिश से आए हुए हैं। अब मेरी जो मेन स्ट्रैटेजी थी वो मैं इस पर विश्वास करता था कि आप कम बुक पढ़ें और बार बार पढ़ें। आप एक बुक लीजिए, उसको 10 बार पढ़िए। क्या होता है कि आप जब तैयारी करने जाते हैं तो आपको पता नहीं होता कौन सा बुक पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो आप क्या करते हैं कि 10 तरह की बुक ले लेते हैं और आप एक एक बार उसको पढ़ते हैं। उससे क्या हो जा रहा है होता है कि आप 10 बुक को पढ़ रहे हैं और सेम चीज़ पढ़ रहे हैं, 10 बुक से पढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर कन्फ्यूजन बढ़ जाता है और आप जो आप एक जगह से सीख सकते थे उसको 10 जगह से सीखने के प्रयास में आप जो भी नॉलेज है उसको कंफ्यूज करके ख़त्म कर लेते हैं। तो इसलिए मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन रहेगा आप लोगों से, वो यही रहेगा कि आप कुछ ही बुक लें और उसको मल्टीपल टाइम पढ़ें इंस्टेड ऑफ रीडिंग मल्टीपल बुक्स वंस। इसके बाद सेलेक्टिव बुक पढ़िए आप इसको। और सेलेक्टिव बुक मीन्स कि जैसे ग्रामर के लिए एक बुक उठा लिया आपने, वोकैब के लिए एक बुक उठा लिया, तो इसके अलावा जो काफ़ी रिकमेंडेड बुक है वही उठाना है आपको। इसके अलावा आपको कहीं और नहीं देखने की ज़रूरत है। इसके बाद आप मॉक दीजिए, आपका अपने आप ही सारा काम हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन उठता है कि इंग्लिश के लिए फिर कौन सा बुक प्रीफर करना चाहिए, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो ये कुछ बुक्स हैं जो मैंने प्रीफर की थी जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था। तो सबसे इम्पोर्टेंट बुक जो है और सबसे अच्छी बुक है जो मार्केट में अभी, वो है आपका केडी कैंपस का पब्लिकेशन है और वो नीतू मैम की बुक है वो, जिसका पहले जो पुराना वर्जन था उसका नाम था प्रिंट टू पैरामाउंट और अभी ये नया वर्जन है। तो पहली बुक जो आप प्रेफर कर सकते हैं ग्रामेटिकल सेक्शन के लिए वो है आपका नीतू सिंह की मैम की बुक। और इस बुक में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रामेटिकल सेक्शन, एसएससी क्या आप चाहे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, तो ग्रामेटिकल सेक्शन में इस बुक से अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो फिर नीतू मैम की बुक मैंने ग्रामर के लिए पढ़ी। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के लिए जो था बुक, वो था आपका एमबी पब्लिकेशन की एक बुक आती है और अजय कुमार सिंह ऑथर है उसके। तो इसमें क्या फ़ायदा क्या है कि प्रीवियस ईयर में कि आपका जो अभी पेपर आ रहा है टीसीएस का, उसमें क्या हो रहा है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वोकैब रिपीट हो रहे हैं, इडियम फ्रेज तो लगभग सारे ही रिपीट हो रहे हैं। तो इस पर क्या कंपाइल किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, अल्फ़ाबेटिकली इसमें इन्होंने कंपाइल करके दिया हुआ है जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वोकैब, चाहे इडियम फ्रेज हो चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो। तो आप इधर से एक क्रम में पढ़ सकते हैं चीज़ों को। तो ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर के लिए। इसके अलावा जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने ऐसे ही कहीं पे सर्च कर रहा था और सीनियर से बात कर रहा था, तो उन्होंने एक और बुक बताया था आपका, ये था अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। तो मैंने इसको उठाया, एक बार देखा, पढ़ के। तो देखिए अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बहुत अच्छी बुक है, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको थ्योरी मत पढ़िएगा। इससे आप नीतू मैम से कोई एक चैप्टर पढ़िए और उसके क्वेश्चंस लगाइए और उसके बाद वही सेम चैप्टर डॉक्टर अशोक सिंह की बुक है ये मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, उसमें जाइए और इसके क्वेश्चंस को पढ़िए और उसका एक्सप्लेनेशन देखिए, क्योंकि वो ये है कि इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को आप देखिएगा, उसका एरर फाइंडिंग है और उसके लास्ट में उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो जब आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। और दूसरी बात है कि जो नॉर्थ इंडियन है उसके लिए तो ये बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे यहाँ पे कि जैसे एक एग्जांपल, आई डिडंट वेंट देयर। अब ये क्या है कि ये ग्रामेटिकल इसमें एरर है, डिडंट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो इसमें ये बहुत अच्छे तरीके से हिंदी में समझाया हुआ है, तो आपको एक बार में माइंड में बैठ जाएगा। तो ये थी जो बुक जो मैंने प्रेफर की थी अपनी तैयारी के दौरान। इसके अलावा एक वोकैब के लिए है, अगर आपके पास टाइम है तो एक वर्ड रीडिंग बुक है, वो है आपका वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लवेज। ये बुक इतनी अच्छी है कि अगर आप पढ़िएगा इसको तो आपको मज़ा आ जाएगा। मीन्स इस बुक, ये थोड़ी मोटी बुक है तो आपको पहले देख के लगेगा कि इसको पढ़ने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा,
अब प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा हो या ना हो तो मैं नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन जब एक बार आप उसको पढ़ना शुरू कीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छी बुक लगेगी और आपको कभी भी निराशा नहीं होगी इसको पढ़ के। इवन मैंने इसको 11 से 12 बारी पढ़ी थी जब मैं एग्ज़ाम देने गया था उससे पहले। इस तरह से मैंने पढ़ाई की थी इंग्लिश के लिए। इसके अलावा मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था 1 से 1.5 घंटे। और न्यूज़पेपर का फ़ायदा ये है कि जब आप मेंस देने जाइएगा तो मेंस में रीडिंग पार्ट बहुत सारा होता है, और जब रीडिंग पार्ट बहुत सारा होता है तो आपको रीडिंग पार्ट का जो सॉल्यूशन आएगा वो आपको रीड करते करते ही आएगा। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़िएगा बार बार तो उससे क्या होगा कि आपका रीडिंग की हैबिट बैठ जाएगी और वहाँ पे आप बहुत जल्दी क्विकली पढ़ के क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग, मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन न्यूज़पेपर पढ़ लेता था 1 से 1.5 घंटे। आप लोग 30 मिनट से लेकर 45 मिनट या 1 घंटे तक आप पढ़ सकते हैं डेली। इसके अलावा भी एक बुक है SP बख्शी सर की अरहंत पब्लिकेशन में, तो वो बुक भी अच्छी है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप नीतू मैम से पढ़ रहे हैं तो SP बख्शी मत पढ़िए, और अगर आप SP बख्शी उठा रहे हैं तो नीतू मैम को प्रेफर मत कीजिए। दोनों को पढ़ना मुझे लग रहा है कि उतना अच्छा आइडिया नहीं है। आप पढ़ सकते हैं, अगर आपकी कैपेबिलिटी है तो आप दोनों ही बुक को एक साथ उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बुक को लेके पढ़ते हैं, नीतू मैम की बुक को ले लिया और आप लगातार उसको पढ़ रहे हैं 10 बारी 12 बारी, मैंने 6 या 7 बारी मैंने पढ़ी थी नीतू मैम की बुक। और उसके बाद वर्ड पावर मेरी जी मैंने पढ़ी थी 11-12 बारी पढ़ी थी इसको। और प्रीवियस ईयर के मैंने वर्ड मीनिंग्स कुछ याद किए थे। तो इतना मैंने किया था इंग्लिश के लिए, और मेरे इतने में मुझे लगता है कि डिसेंट नंबर है मेरे जो आए हुए हैं। इसके बाद जो अगला सेक्शन है वो है आपका मैथ्स का। तो चलिए अब मैथ्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप मैथ्स के लिए पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में एक चीज़ तो बिल्कुल ही क्लियर है कि आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और मैथ्स में आपने सुना ही होगा कि करत करत अभ्यास से जन्मत होत सुजान। तो मैथ्स का वही केस है, क्योंकि मैथ्स में आप जितना ज़्यादा आप प्रयास कीजिएगा, जितने ज़्यादा आप मेहनत कीजिएगा, उतना ज़्यादा आपका माइंड का जो कैलकुलेटिंग पावर होता है उतना बढ़ेगा और उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको पेपर में इवेंचुअली होगा। क्या है कि अगर आप मैथ्स के लिए पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप दिन में 2 से 2.5 घंटे मैथ्स के लिए ज़रूर पढ़ें, उतना आपके लिए काफ़ी है। तो 2017 से पहले जब भी आप पेपर देते थे, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में जाके, तो पेपर का लेवल काफ़ी ईजी रहता था। लेकिन 2018 से जब से TCS ने पेपर लेना शुरू किया है तो उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया पेपर का। और लेवल बढ़ाने का मतलब है कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर दिया पेपर को। आप कैलकुलेशन आप थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप उस चीज़ में आपको अगर कैलकुलेशन उन्होंने ज़्यादा दे रखा है और टाइम उतना ही है सेम है, तो आपको अपनी कैलकुलेटिव स्पीड जो है वो बढ़ानी पड़ेगी और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। तो प्रैक्टिस के लिए आप डेली 2 घंटे मैथ्स कीजिए। और इसके अलावा कुछ बुक्स है जो आप प्रेफर कर सकते हैं। तो पहली जो थ्योरी के लिए बुक है वह आपकी राकेश यादव की क्लास नोट्स। ये आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी और आपको किसी स्टोर में भी जाके मिल जाएगी। तो ये सर का क्लास नोट्स का कंपाइलेशन है। इसमें आपको हर चैप्टर वाइज अर्थमेटिक से लेकर ज्योमेट्री तक हर चीज़ सर ने अच्छे से लिखवाया हुआ है, और विद एग्जाम्पल और बहुत सारे क्वेश्चंस भी उन्होंने इसमें करवाया हुआ है अपने मेथड से। तो एक क्लास नोट्स ले लीजिए राकेश यादव सर की। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के लिए एक आपको बुक चाहिए। तो प्रीवियस ईयर की देखिए मार्केट में अभी 2 बुक्स आ रही है, आती तो बहुत सारी है लेकिन मेन 2 है। वो है किरण पब्लिकेशन की और एक है राकेश यादव सर की। तो आप इस दोनों में से कोई सा भी उठा सकते हैं। अगर आप किरण ले रहे हैं तो उसमें उसका सोल्यूशन जो है वो पुराने तरीके से दिया हुआ है, जैसे कि x मान के y मान के इस तरह से। और राकेश यादव सर का जो आपका बुक है उसमें आपका सोल्यूशन जो है वो इन्होंने अच्छे मेथड से, अपने मेथड से किया हुआ है। तो ये अंतर है दोनों में। तो आप कोई सा भी ले लीजिए। और आप क्या कीजिएगा कि राकेश यादव की सर के क्लास नोट्स आप एक चैप्टर पढ़िएगा। उस चैप्टर को पढ़ के जो सर ने क्लास नोट्स में क्वेश्चंस करवाए वो अच्छे से करके इसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर उल्टाइएगा। तो अगर आपने राकेश यादव सर की ही प्रीवियस ईयर ली है तो आप उसको उल्टाइए और उसको एक बार सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। और जो डॉट बन जाए, जो बच जाए, उसको मार्क करके रख लीजिए। और अगर आप कहीं नेट से देख सकते हो नेट से देखिए, या फिर आसपास जो है दोस्तों से डिस्कशन कर लीजिए उस क्वेश्चन पे कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा। तो आपको 10 तरीके निकल के आएंगे। इसका जो मैथ्स का एक और चीज़ है उसमें है कि आप मॉक टेस्ट रेगुलरली दीजिए। मैथ्स के लिए क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से, तो आप जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं उतना मैक्सिमाइज कीजिए। तो उसके लिए आप मॉक टेस्ट दीजिए। और अगर आप डेली बेसिस पे दे रहे हैं, अभी जैसे बहुत टाइम है, तो आप हफ्ते में एक बारी आप ज़रूर टेस्ट को दें और उसको अच्छे से एनालाइज करें। अब क्या हो रहा है कि 2018 के बाद जब से TCS ने कंडक्ट किया है पेपर, उस समय क्या हो रहा है कि उन्होंने पेपर का कुछ लेवल अलग किया हुआ है, लेकिन उनका पैटर्न जो है वो लगभग सब सारे पेपर का सेम ही होता है। तो इसलिए 2018 के बाद जितने भी पेपर्स SSC ने कंडक्ट करवाए हैं वो आप सारे क्वेश्चंस को करिए, आप उसको सॉल्व कीजिए और उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए।
इसके अलावा हमारे चैनल पे भी कुछ दिनों में आपको कोर्स मिल जाएगा जिसमें आपको चैप्टर वाइज सभी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। आपको कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे आइए, एक चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट होगा, आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, फिर मॉक लगाइए, फिर प्रीवियस ईयर कीजिए और आपको कहीं से भी कोई भी कंसेप्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो था आपका मैथ्स का पूरा सेक्शन। तो अब जो हमारा अगला सेक्शन है वो आपका रीजनिंग का। रीजनिंग सबसे ईजी सेक्शन है आपको चारों ही सेक्शन में से अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो इसके लिए मैं आपको कोई भी बुक रिकमेंड नहीं करूँगा, और पर्टिकुलरली ऐसी बुक आती भी नहीं है ज़्यादा, और जो आती भी है उसको आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप इसमें आप जो कर सकते हैं वो ये कि आप इसमें मॉक टेस्ट दीजिएगा। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो रीजनिंग सेक्शन को अच्छे से उसको तैयार कीजिएगा। मेरे हिसाब से उतना इसमें काफ़ी होगा। हाँ, कुछ चैप्टर्स हैं इसमें, कुछ टॉपिक्स हैं एक्चुअली जो कन्फ्यूजिंग है, जैसे कि सिलोजिज्म है या फिर डे फाइंडिंग है कि 26 जनवरी 1972 को कौन सा दिन था। तो ये 2-3 टॉपिक्स है, या डाइस है जिसमें कि बंदे फंसते हैं थोड़ा बहुत। तो उसके सारे वीडियोज़ जो है आपको इस चैनल पे आपको हम लोगों के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आप ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस ये है कि रीजनिंग में ज़्यादा टाइम बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि ये सेक्शन आपको काफ़ी ईजी है, और इसमें अगर ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करते हैं तो बाकी सेक्शन में आप कम टाइम स्पेंड कीजिएगा, और उससे क्या होगा कि आपको ओवरऑल जो है नुकसान होगा। क्योंकि रीजनिंग में आपको कहीं भी अलग से तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मॉक दीजिए, और उस मॉक में अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए। और उसके अलावा जो 2-4 टॉपिक्स हैं जो काफ़ी कन्फ्यूजिंग थोड़े से बहुत हैं, उसकी वीडियो जो आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो ये हो गया रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग में ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। इसका जो अगला सेक्शन है वो आपका जीएस में देखिए, जब से टीसीएस ने पेपर लेना शुरू किया है, आप 2018 से पहले का अगर पेपर उल्टाइएगा तो उसमें क्या होता था कि आपको स्टैटिक पार्ट बहुत ज़्यादा आता था और करंट अफेयर्स बहुत कम आते थे। लेकिन जब से टीसीएस ने आपको लेना शुरू किया पेपर, उसने क्या किया है कि अब करंट अफेयर्स के 8 से 10 क्वेश्चन वो डालने लग गया है। पहले क्या होता था कि 20 से 21 होता था स्टैटिक, 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपका होता था करंट अफेयर्स का। लेकिन जब से टीसीएस ले रही है उस समय क्या होता है कि अब 8 से 10 क्वेश्चन मिनिमम होते हैं आपको करंट अफेयर्स से, और बाकी क्वेश्चन होता है स्टैटिक पार्ट से। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आप अड्डा का वीकली या मंथली कैप्सूल पढ़ सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब के किसी भी चैनल से डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस देख सकते हैं। ये हो गया आपका करंट के लिए कि अड्डा का कैप्सूल पढ़ लिया या फिर आपने, और डेली का करंट अफेयर्स का एनालिसिस कहीं से देख लिया। इसके अलावा स्टैटिक पार्ट में क्या है कि देखिए, पेपर इतना डेप्थ नहीं पूछ रहे हैं वो। जैसे हिस्ट्री में हम लोग के टाइम आया था कि अलेक्जेंडर ने कब इन्वेड किया था इंडिया को, या फिर स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर कौन था। तो इस तरह का क्वेश्चन वो ऊपर से पूछ रहे हैं, इजी पूछ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि आपको पीएचडी नहीं करनी है किसी भी सब्जेक्ट में जीएस सेक्शन के लिए। तो आप क्या कीजिए, लूसेंट का पढ़िए स्टैटिक पोर्शन। अगर आप लूसेंट पढ़ ले रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा क्या है कि जितने भी आपके जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान देखी कि ये क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो उस तरह से आपको सेक्शन वाइज, जैसे जीएस की में हम हिस्ट्री का अलग से सेक्शन बना रहे हैं, और पॉलिटी का अलग से, और ज्योग्राफी का अलग से, तो आपको सारे ही जो ये सब्जेक्ट्स हैं उसके वीडियो जो है आपको धीरे धीरे करके आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जहाँ से आप इजीली उसको एक्सेस कर पाएंगे, और अच्छे अच्छे टीचर्स आपको यहाँ पे आके पढ़ाएंगे, तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा चीज़ें। तो जीएस के लिए आप इतना कीजिए बस, और इतना अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो आपको जीएस सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो भी मैंने आपको बताया शुरू से लेकर आखिरी तक जो आपको मैंने बताया है, अगर उस तरह से आपको फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बस ये है कि आप जब भी पढ़िएगा तो कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे हार्ड वर्क के लिए नहीं आप आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको खेती नहीं करवाएंगे वो एसएससी निकालने के बाद। आपको माइंड शार्प होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे आपको स्मार्ट स्टडी चाहिए। आपका टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होना चाहिए। आप किस तरह से क्वेश्चन को डील कर रहे हैं क्वेश्चन के साथ, वो अच्छा होना चाहिए। किस क्वेश्चन को आप कर रहे हैं, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, ये सारी चीज़ें हमें चेक करते हैं यहाँ पे एसएससी में। तो आप इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखिएगा जब भी आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं कि हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।